सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। कारज़ारे सियासत भी अजीब है। पहले फैसले लंदन में हुआ करते थे, अब एक नया वेन्यू चुना गया है। पाकिस्तान में इसे दुबई फैक्टर का नाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान के तमाम बड़े लीडरान इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। दुबई के अंदर बैठक हो रही है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले मुतवक्के हैं। मामला सिर्फ सियासत का नहीं है। सानिया 9 मई के बाद पाकिस्तान की जो ओवरऑल पॉलिटिक्स है उसका रुख बदल चुका है। आज डीजी आईएसपीआर ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंतहाई अहम न्यूज़ ब्रीफिंग के अंदर यह बताया गया कि सानिया 9 मई के हवाले से फौजी तनसीबात की सिक्योरिटी बरकरार रखने में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत आला अफसरान फौज से फारिग कर दिए गए हैं। बताया गया कि तादीबी कार्रवाई का और खुद एहतसाबी का अफवाज पाकिस्तान का खुदकार निज़ाम है और इस निज़ाम के तहत जो ट्रायल्स चल रहे हैं वो आगे भी चलते रहेंगे। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है और मैसेज था पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए और पाकिस्तान की यूथ के लिए, क्योंकि रियासत है तो ही उसके बाद सियासत है। वरना अगर आपकी रियासत किसी तौर भी अंदरूनी खलफशार का शिकार होती है तो खुदा ना ख्वास्ता मसाइल मुल्क के लिए मजीद बढ़ सकते हैं। तो इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट और बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है डीजी आईएसपीआर की जानिब से। आज की नेशनल डिबेट में मुल्क की कारज़ारे सियासत की लंदन के अंदर होने वाली बैठक के हवाले से और पाकिस्तान को खुदा ना ख्वास्ता अंदरूनी जो चैलेंजेस हैं जो सामना है उनका, उसके ऊपर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करें टुनाइट की ट्रेंडिंग टुनाइट। आज का हमारा हैशटैग है #ISPR, #ISPR। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान में शामिल हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब। आज के हमारे दूसरे मौजूद मेहमान हैं साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इंतहाई अहम केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर जनाब शुएब शाहीन साहब। आज के हमारे तीसरे मौजूद मेहमान हैं सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप जनाब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। टैक्सेस के मामले के ऊपर आज के हमारे चौथे मौजूद मेहमान साबिक मुशीर बराए वजारत ख़जाना डॉक्टर खाकान नजीब साहब। और आज के हमारे आखिरी मौजूद मेहमान इंतहाई अहम दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक गवर्नर सिंध। मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब इस पर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले लंदन फैक्टर बड़ा मैटर करता था, अब दुबई फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। सर, क्या खिचड़ी पक रही है दुबई में? अरे आप लोग ही तो पूरा पाकिस्तान वो एक था ना 50-60 साल से लंदन प्लान जी कि जी लंदन में इकट्ठे होते थे, तो जाहिर है जगह की तब्दीली करना भी जरूरी था और वो प्लान जो भी होता था। बहरहाल ये तो एक हकीकत है, बड़ा सिंपल सा है। देखें, 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN। और आने वाले दिनों में आजकल जो हालात हैं पाकिस्तान के और जो सियासत जहाँ है, मईशत जहाँ है, जाहिर सी बात है सबकी नजरें इलेक्शंस पर हैं और इलेक्शंस बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि जो 5 साल का मैंडेट मिलेगा उसमें पाकिस्तान में जो भी पार्टी बनेगी, हुकूमत बनाएगी या कोalition पार्टनर्स होंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि पाकिस्तान के अवाम के लिए वो किस तरह से मईशत को ठीक करते हैं। फॉरेन पॉलिसी मतलब पाकिस्तान को एक दफा फिर एक सही डगर पर लगाने की जरूरत होगी। तो ये जाहिर है PMLN और PVP 2 मेजर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं अगले इलेक्शन में, तो बातचीत होना तो जरूरी है। बातचीत के अंदर से निकल क्या रहा है सर? इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? ये डिस्कशंस आपके सामने कुछ ना कुछ तो होती होंगी। नहीं हो रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। पीपल्स पार्टी भी उतनी ही, मेरा ख्याल है उन्होंने बार बार उनके लीडर्स ने स्टेटमेंट दिया है, कमिट किया है कि ये इलेक्शंस होंगे। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, इलेक्शंस होना जरूरी है पाकिस्तान के अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें। मैं क्यों ये कह रहा हूँ
क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है उसके पास 5 साल का मैंडेट होगा। अवाम के पास जब वो जाएंगे इलेक्शन कैंपेन में तो कुछ बता के जाएंगे ना कि जी हम ये करना चाहते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मईशत के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए, गुर्बत को कम करने के लिए, पाकिस्तान को ग्रोथ पैटर्न पर लगाने के लिए, इन्फ्लेशन को कम, जो भी मसाइल हैं। और वो इस किस्म के मसाइल है, मैं आपके नाज़रीन के लिए भी बता दूं कि ये अब वो वक्त आ गया जब पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आएगी उसको वो जो रिफॉर्म्स की बात होती है ना, वो रिफॉर्म्स भी करने और इस नजर से करने कि पाकिस्तान की एक के बाद दूसरी हुकूमत जब आए तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ये नहीं कि जी हर थोड़े अरसे के बाद जिस तरह पहिया रुक जाता है और फिर हम IMF के पास पहुंचते हैं और फिर उनसे पैसे मांगते हैं और इधर उधर भागे होते हैं। तो आई थिंक ये तो सब रियलाइज करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी, आप जैसे लोग भी। आई थिंक पाकिस्तान हैज टू बी फिक्स्ड फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस कि जी उसकी लॉन्ग टर्म एक स्ट्रैटेजी हो, ग्रोथ हो, तो वो बड़ा लाजमी है। और ये अब वक्त नहीं है किसी के पास भी कि वो इसको रोक सके। ज़ुबैर साहब, IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान वापस जा रहा है, इसकी इंडिकेशन कोई मिली है प्राइम मिनिस्टर को मुलाकात में MD IMF के साथ? जी वो तो मिली है, उसके बाद एक्शंस भी आपने देखे हैं। वो IMF ने जो चंद चीजें थी जिस पर एम्फसाइज किया था कि एक तो ज़ाहिर रेवेन्यू फोरकास्ट अपना बढ़ाया जाए, एक्सपेंडिचर कम किया जाए, बेसिकली अपना फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस जो IMF की थी। इसी तरह से जो दूसरी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उसको भी फुलफिल कर दिया है। जो पेट्रोलियम लेवी के हवाले से उनका था एक डिमांड के 60 रुपए होना चाहिए, उसको भी अप्रूव कर दिया गया। तो अब आज इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए, 22% हो गया, 21 से 22%। तो मेरा ख्याल है तमाम जो चीजें हैं वो हो गई हैं। अब ये एक मैं वैसे ये भी बता दूं कि ये एक हमेशा एक बैलेंस होता है, कोई एक वन साइडेड अपसाइड या सिर्फ डाउन साइड नहीं होती किसी भी चीज की। हम जो रिलक्टेंट थोड़े बहुत थे कि IMF की तमाम डिमांड्स ना मानने के लिए, तो इस वजह से थे कि उससे अवाम पर शॉर्ट टर्म में मुश्किलात आती हैं और वो एज मच एज पॉसिबल उसको अवॉइड करने की, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हुकूमत हो, उसकी यही कोशिश होगी कि अवाम पर बोझ कम पड़े। और खास तौर पर उस वक्त में जब आप इलेक्शन 2-3 महीने के बाद आपने जाना है। लेकिन सर वो तो जुबैर भाई वो तो आप सोच रहे हैं ना। देखें, हर हुकूमत में रहने वाला जब हुकूमत में नहीं होता तो उसके बाद वो लूजिंग एंड के ऊपर होता है, बाज़ औक़ात रिसीविंग एंड के ऊपर भी होता है। अब ऐसा ना हो कि कल तक जो है चेयरमैन PTI आपसे मुतालबा करते थे कि KP और पंजाब में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करा दें, फिर ऐसा हो कि जनरल इंतखाबात के लिए आप कहते फिर रहे हों कि यार 90 दिन के अंदर नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहे। कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा सर? नहीं, हम किससे मुतालबा करेंगे? मतलब वो इंटरम सेटअप करेंगे, जो इंटरम सेटअप आएगा सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, इंटरम सेटअप के पास ऐसी कोई पावर नहीं होगी कि वो फैसला करेगी। सर अभी वाले इंटरम के सेटअप के पास तो पावर है ना, पंजाब और KPK के इंटरम सेटअप के पास। मैं वो वाली सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, वो दोबारा ना आ जाए। नहीं सर, अगर आप गौर कर लें कि कानून पास हुआ है कि उसमें तमाम जो पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन, और होनी भी इलेक्शन कमीशन के पास चाहिए, ना किसी हुकूमत के पास होनी चाहिए, ना सुप्रीम कोर्ट के पास होनी चाहिए, ना किसी और के पास होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो वो समझते हैं उस टाइम पर वो करवाएं। जैसे लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि मुल्क के हालात इतने ठीक नहीं है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो सकें, तो इसलिए जो आम इंतखाबात हैं उसको हम 2024 में ले जाते हैं। तो उस वक्त फिर आप क्या करेंगे? मतलब इलेक्शन कमीशन का ये काम किया है कि भाई मुल्क के हालात उनको, मतलब वो कह रहे हैं कि मईशत की वजह से, फॉरेन पॉलिसी की वजह से, गवर्नेंस की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, किस वजह से उन्होंने फैसला किया है। पर उनके पास ये इस किस्म के तो रिसोर्सेज है नहीं कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स उनके पास बैठे हुए हैं या फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं एंड सो ऑन कि जी हाँ ये जरूर हो सकता है कि इस किस्म का माहौल जरूर हो कि खुदा ना करे जो कि मैं और आप पूरा पाकिस्तान एग्री करे कि जी कोई सैलाब आ जाए या जंग हो जाए या इस किस्म की चीजों जो फिजिकली ना अलाउ करे इलेक्टोरल प्रोसेस को, तो वो तो एक डिफरेंट चीज है। बट अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो 90 दिन में, और हम खुद डिमांड करेंगे और हम वेरी राइट। तो आप ये बताएं फिर नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं?
नवाज शरीफ साहब, मेरा ख्याल है उनके लिए मुश्किलात तो बहुत हद तक खत्म हो चुकी हैं। जो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार थी वो खत्म हो चुकी है। अब उनके जो लीगल केसेस हैं, बिकॉज उनको कन्विक्शन भी हुई थी, जो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस में उस वक्त हवा का रुख उस तरफ चल रहा था कि जो भी बीच में आएगा उसको वो रगड़ा जाएगा, तो वो उसमें वो फंस गए थे। अब जाहिर सी बात है उसका कोई बेसिस तो था नहीं। अब उनके जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज का फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं कि जी मिनिमम इम्पैक्ट के साथ वो जब वापस आए और मिनिमम पॉसिबल टाइम में वो ओवरटर्न हो केसेस, ताकि वो इलेक्शन कैंपेन लीड कर सके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। और ये मैं एक चीज बता दूं कि प्लीज अंडरस्टैंड, नवाज शरीफ 2002 में नहीं उनको इलेक्शन लड़ने दिया था, 2008 में नहीं लड़ने दिया था, 2018 में नहीं लड़ने दिया था। मतलब क्या कर दिया नवाज शरीफ ने कि जी आप उसको 25 साल हो गए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023-24 में जब इंतखाबात होंगे तो नवाज शरीफ साहब कंटेस्ट कर रहे होंगे? ये तो देखें, पेशावर से लेके कराची तक आप नून लीग के किसी सपोर्टर, वोटर और पोटेंशियल कैंडिडेट्स लीडर से पूछ लें, वो उनके लिए एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। और वो ये है कि 2017 जुलाई 28 को जो फैसला हुआ था उसमें जो जुल्म किया गया था वो अनफिनिश्ड एजेंडा है, उसकी तकमील होनी है। और उसकी तकमील होगी मियां नवाज शरीफ का चौथी दफा वजीर आजम बनने से। तो ये जो पार्लियामान से एक्ट मंजूर हुआ है उसके बाद अब नवाज शरीफ साहब कानून की नजर में डिस्क्वालिफाइड नहीं है, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफाइड नहीं है। एब्सोल्युटली होना भी ऐसे चाहिए। जहांगीर तरीन का भी नाम ले लें, मेरा ख्याल है उसके बेनिफिशियरी जहांगीर तरीन भी है। वो भी बेचारे मौसमी रखड़े में आ गए थे इमरान खान की वजह से, क्योंकि साकिब निसार ने बैलेंसिंग एक्ट करना था कि जी वो, वरना सब कहते कि यार इमरान आपने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया है और इन दोनों को बचा लिया, तो दोनों में से एक को करना था। अब वो तो था ही प्रोजेक्ट इमरान खान को लाने के लिए हुकूमत में, तो उनको तो कर ही नहीं सकते थे डिस्क्वालीफाई। तो उन्होंने कहा चलो जहांगीर तरीन को तो कर दो ना डिस्क्वालीफाई, ताकि नून लीग वाले और न्यूट्रल लोग जो हैं वो कहें कि चले जी डिस्क्वालीफाई तो अगर नवाज शरीफ हुआ था तो जहांगीर तरीन भी हो गया। एब्सोल्युटली वेरी राइट। जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, तर्जुमान मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब के अपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि आप वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। डॉक्टर साहब नहीं है, चले ब्रिगेडियर वकार साहब, आपसे 2 एग्जाम्पल्स और लॉज के हवाले से बात हो रही थी, उसको ज़रा आप कंप्लीट कर लें मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जी आई थिंक एक तो सिंस आई एम नॉट लॉ एक्सपर्ट, और शेख शाहीन साहब तो बड़े मोतबर हमारे लॉयर हैं, एंड आई थिंक ही हैज अ वेरी स्ट्रांग लीगल ओपिनियन। मैं दो तीन पॉइंट सिर्फ रखता हूँ, और बिकॉज बेसिकली इट्स अ लेमैन, ऑल्दो मैंने भी आई थिंक सम कोर्ट मार्शल्स जो किए थे मिलिट्री में अपने टाइम पे, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता ही है, बट आई कांट से कि आई एम अ जज। एक चीज तो ये है कि अभी एफर्ट है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ अपना पर्सपेक्टिव फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड द पाकिस्तानी, कि आप ट्रिवियलाइज कर रहे हैं 9th May को, ठीक है? तो यू आर ट्राइंग टू बेसिकली गेट बिहाइंड कर्टन या गाब ऑफ लॉ, और जिस कहते हैं कानूनी मुशगाफियाँ। नंबर 2, ये मुझे बताया जाए कि क्या ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट एग्जिस्ट करता था 8 और 9 मई को, तो अगर इसके अगेंस्ट कोई चीज जाती है या इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए व्हाई नॉट अर्लियर, तो सीधा ये बननीति पे मबनी है। दिस इज माय सेकंड पॉइंट। अभी मैं सिर्फ आपको इंडिया की तरफ जाता हूँ, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वहाँ, एक है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इस तरह का कोई एक्ट पाकिस्तान में नहीं है। फौज जो है जहाँ समझती है कि जी मसला है, या रॉ जो है या इंटेलिजेंस एजेंसी, वो बंदे को उठाती है, वो 1 साल उसको करती है बंद, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेट करके फिर 100 कोर्ट सिविल कोर्ट्स के हवाले करती है और एक सीक्रेट कोर्ट में ट्रायल होता है। इस तरह का पाकिस्तान में, और ये 6 रियासतों में नाफिज है। इस वक्त जो हुर्रियत की सारी लीडरशिप है विदाउट ट्रायल 5 साल से बंद की हुई है, बिकॉज द स्टेट फील्स इट, राइट और रॉन्ग मैं ही नहीं कह रहा। आप अमेरिका चले जाएं, सबसे बड़ी जमहूरियत है, और मैं जो इसके रेफरेंसेस देते हैं ह्यूमन राइट्स के, गिटवो क्या था, बिकॉज दे कुडंट ट्राई भी कहेंगे टेररिस्ट नहीं, उन्होंने सिविलियन भी उठाए थे एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड उठाए थे। गिटवो एक खास जगह क्रिएट की जहाँ लॉ के बियॉन्ड जाके वो कर रहे थे, मे बी अमेरिकन लॉ जो है इजाजत नहीं देता। अच्छा, एक सिर्फ आपको बता दूं, असॉल्ट ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशन एक यूएस पे एक लॉ है, 18th यूएस कोड है 1389, जरा पढ़ लें कि इसकी क्या सजाएं है, बिकॉज वहाँ बड़ा स्ट्रिक्टली जो है कोर्ट्स फैसले करती हैं एंड विद इन डेज करती हैं। उसमें जो है मिनिमम पनिशमेंट 5 साल से शुरू होती है और 85 साल तक जा सकती है। उसमें आप एक सिपाही के ऊपर शाउट भी नहीं कर सकते, बट टू टॉक ऑफ एंटरिंग अ गर्दन। अगर 9th में ये समझती है, लेट्स से थोड़ा मुझे टाइम दें, पॉलिटिकल पार्टी की एक ड्रामा था या स्टेज माइन था, उसका आज जवाब आ गया। तो एज अ लेमैन, फिर बांग्लादेश में यही लॉ जो है आर्मी एक्ट नाफिज है, एग्जैक्टली वही वाला। इजिप्ट में है, टर्की में है,
रशिया में है, मिडिल ईस्ट, ईरान में जाए ना आप करके दिखाएं मिलिट्री इंस्टॉलेशन। तो ये ट्रिवियलाइज करने वाली बात है। ठीक है, कानून दान जो है वो कर सकते हैं, हमारे जजेस भी बड़े मुअज़्ज़ज़, मैं बिल्कुल उस पर नहीं आऊंगा कंडक्ट पे, लेकिन मेयर फैक्ट कि 9 मई को एक लॉ एग्जिस्ट करता है और उसकी इंटरप्रिटेशन में आप जाते हैं, सीधा सीधा आप बदनीति कर रहे हैं विद द मिलिट्री, विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, विद द शोदा जो हमारे हैं, और आप ट्रिवियलाइज नहीं कर सकते। मेरा ये है। बाकी ठीक है, ये कोर्ट्स में होगा, कोई डिसीजन भी होगा। बाकी फौज ने अपनी अकाउंटेबिलिटी कर छोड़ी है, 3 स्टार से लेके नीचे तक उन्होंने जहाँ जरूरत थी उनकी अकाउंटेबिलिटी और खुद से शुरू किया है। बड़ा जबरदस्त है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत जबरदस्त है। थोड़ा सा मैं सिर्फ एक बताऊंगा कि इंडिया के जरा सोशल मीडिया लॉज चेक कर लें कि ह्यूमन राइट्स क्या है। वहाँ पे IB से लेके रॉ 10 एजेंसियों को इजाजत है, किसी मर्जी को उठाएं, उसका लैपटॉप ले लें, उसका मोबाइल लेके वो डाटा निकाल सकते हैं, एंड देन उनके रूल्स अगर आप देख लें, आप बात ही नहीं कर सकते। व्हाट टू टॉक ऑफ दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप इंसाइट करके आप असॉल्ट करा दें, वो ट्रिवियलाइज कर दें। जी ह्यूमन राइट्स डेफिनेटली उनके भी हैं, शोधा के भी हैं, हमारे फौजियों के भी हैं जिनको पत्थर बरसाए गए, और ये किसी स्टेट में ऐसे ना स्टेट्स ऐसा चल सकती हैं। ये प्रेसिडेंट साहब सेट कर दें, अगर पीपल पार्टी उठेगी और कमांडर 5 को घर जला देगी अगर आप अरेस्ट करेंगे। वेरी एप्टली एंड ब्रीफली डिस्क्राइब्ड, वेरी राइट सर। ब्रिगेडियर साहब आप साथ रहिएगा। शेब शाहीन साहब, अब ये वाली डिबेट तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते रहते हैं सारा दिन। आज है ना मियां नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वाले मामले के ऊपर तलवार हट गई उनके सर से, या उसके लिए भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करना पड़ेगा तभी वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन से मामले जांच होगी? दो चीज़ें हैं। एक लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का जो आइन में इन्होंने तरमीम करनी चाहिए थी, जो आर्टिकल 62(1)(f) का जो इंटरप्रेशन की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि ये ताहियात नाअहली है, उसको उन्होंने चेंज करने की बजाय एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी कि ये जो नाअहली होगी ये 5 साल के लिए होगी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि जो आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की थी उसको आप सिंपल लेजिस्लेशन के ज़रिए कैसे कर सकते हैं, ये एक मैटर अंडर चैलेंज हो सकता है। मेरी नज़र में ये गलत एक काम है। दूसरा, उनके खिलाफ कन्विक्शन है, वो कन्विक्टेड भी हैं और एब्सकॉन्डर भी हैं, कॉन्विक्ट हैं। तो कॉन्विक्टेड आदमी को किस तरीके से आप जब तक वो अपनी अपील रेस्टोर कराएंगे और रेस्टोर करा के अपने आप को ब्री ना करा लें, तब तक तो वो किसी भी ओहदे के लिए अहल नहीं है। अब वो जो उनके रास्ते में रुकावट वो वाली है, मामला पेचीदा है क्योंकि वो आएंगे और फिर दूसरे जो केसेस जहाँ से ज़मानत लेकर गए थे 4 हफ्ते 6 हफ्ते की, वहाँ उन्होंने पेश होना है, अपने आप को पेश करना है। आज 4 साल हो गए, उनसे कोई नहीं पूछता। एक तरफ तो कहते हैं कि जनाब हमाद अजहर पेश नहीं हो रहा था, उसके बाप को उठा के ले गए, तो भाई उसके गारंटियर थे नवाज शरीफ साहब के मौजूदा शहबाज शरीफ साहब, तो उनको फिर उठा के ले जाएं, उनकी बेटी को फिर उठा के ले जाएं। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। नदीम अफजल चंद के बाप को उठा के ले गए सिर्फ इसलिए कि उसका कोई भाई जो है वो PTI से कुछ उसका ताल्लुक़ है। तो आप अगर ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन इस तरीके से शुरू कर देंगे, देखें पिछले 14 महीनों में उन्होंने जो भी कानून साजी की है किसके लिए की है? सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक कोई एक केस नहीं है जहां पब्लिक का ट्रस्ट या पब्लिक के लिए उन्होंने की हो, अवामी फलाह बहबूद के लिए की हो। पहला नैब लॉ बदली किया सिर्फ अपने केसेस सामने रख के, ECL से अपने नाम निकाले, ओवरसीज़ का राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दिया, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर देख लें, वो जो अपील की प्रोविजन दी वो भी बैकडेटेड इन्हीं दोनों के लिए दी थी। अब जो ये लॉ अमेंड किया है वो भी इन्हीं के लिए किया है। और दूसरा, इलेक्शन एक्ट में जो प्रेसिडेंट की पावर है टू अपॉइंट ए डेट, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया ज़ुबैर साहब से, मैं उसको अगर आगे बढ़ा दूं, कल फर्ज करो जो अबूरी सेटअप बैठा हो, वो क्या हालात नहीं है, हम आपको पैसे नहीं देते। वो अभी जवाब आपने चेक किया था ज़ुबैर भाई? उनके पास कोई जवाब नहीं था। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है जैसे अभी कह रहा है, अभी 9 महीने के लिए बैठे नहीं था, इतना लंबी बात कर रही थी। बात ये है कि कल वो कहता है हम नहीं इलेक्शन करा सकते, इलेक्शन कमीशन भी कहता है हालात ठीक नहीं है, इसलिए कभी भी तो यही कहा ना कि हालात ठीक नहीं है जी, नफरी भी नहीं है क्योंकि बॉर्डर पे बिजी है हमारी फौज, उसके बगैर नहीं हो सकता, और उसके साथ साथ पैसे भी नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, और यही इंटरम सेटअप कह देगा और यही कह देगा इलेक्शन कमीशन मुझे बताएं कौन कराएगा। अल्लाह खैर सल्लल्लाहु एब्सोल्युटली वेरी राइट। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद रहिए। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मेहमानों से मज़ीद आगे बात करेंगे, ख़ासतौर पर डॉक्टर खाकान नजीब साहब और इसके अलावा ब्रिगेडियर वकार साहब, आफ्टर दिस ब्रेक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब से होगा। मुल्क के मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए।
मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आज स्टेटमेंट आया और डीजी ISPR ने बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 102 अफराद का ट्रायल किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। इस ट्रायल में और नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर ट्रायल में क्या फ़र्क होगा ब्रिगेडियर साहब आपकी नज़र में? ये जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, इट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। और जो इसमें आर्मी एक्ट के तहत जब FGCM या कोर्ट मार्शल होता है तो वन इज ऑफ कोर्स कोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और उसके अंदर जो अक्यूज है उसको पूरा डिफेंस का मौका दिया जाता है। द ओनली डिफरेंस इज कि अनलाइक सिविल कोर्ट जहाँ पे आप लेट्स से ड्यूरिंग ट्रायल जो है डिलेज कर लेते हैं, कोई दफ़ा जमानत पे बाहर आ जाते हैं और काफ़ी डिले होता है। आपने देखा होगा एक मिसाल है कि इस वक्त 22 लाख केसेस पड़े हुए पाकिस्तानी कोर्ट्स में जो आई वुड से अनरिजॉल्व्ड हैं। तो अगर इस सीक्वेंस में चीज़ें जाती हैं शायद साल लग जाते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में एक तो इसकी स्पीड है, ऑफ कोर्स इट इज़ विद इन द लॉ, और आई थिंक विद इन 6 वीक्स जो है होपफुली ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। एंड देन ऑफ कोर्स ही इज़ गिवन द ऑप्शन टू अपील विद इन द आर्मी, जिसमें हायरार्की है, चीफ तक जाती है और उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का है। द ओनली डिफरेंस इज कि इट इज़ फोकस्ड और इसके अंदर जो है स्पीडी ट्रायल होगा और हकायक के और एविडेंस पे बेस करके होगा। देयर विल बी नथिंग अनलॉफुल एज सच। वेरी राइट सर। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल समेत आला अफसरान को फ़ौज से फारिग किया गया। तादीबी कार्रवाई का खुद एहतसाबी का अपना एक निज़ाम है अफवाज पाकिस्तान का। इसमें ये आप बता पाएंगे कि नाम तो रिवील नहीं किए गए, ऑफेंसेस का तो पता चला होगा ना सर? जी आई एम श्योर इसमें उन्होंने हिंट भी किया है। बेसिकली इट इज़ वन इज़ नेग्लिजेंस टू योर ड्यूटी, और दूसरा जो है उसके अंदर इज मेनली इनएबिलिटी टू परफॉर्म द वे यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। और एक और इसमें रीज़न भी है कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी पहले क्यों की गई है। उसमें वन इज़ ऑफ कोर्स टू गिव अ मैसेज टू द नेशन एंड ऑफ कोर्स विद इन द मिलिट्री कि ऐसे हालात में लेट्स से इन केस देयर इज नेग्लिजेंस तो देयर इज नो लेट्स से रिलीफ नहीं है। उसके अलावा आपने देखा कि कुछ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, अगर वो इन्वॉल्व हैं, तो आई थिंक दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम विद इन मिलिट्री जो है। एंड देन द लार्जर मैसेज इज ऑफ कोर्स फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि हाउ डज मिलिट्री लुक एट 9th May और ये कितना सीरियस नेचर का लेट्स से इवेंट था। तो आई थिंक उस लिहाज से इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। एंड देन मे बी अ मैसेज इज ऑल्सो टू आवर लीगल फ्रेटर्निटी कि इसमें स्पेशली जब शहदा के आपने देखा जो लवाकिन हैं उनके स्टेटमेंट्स भी थे, हाउ डू वी लुक एट शहादत जो है या उसके जो आइडियोलॉजीज को आई थिंक वेंडलाइज करने की, इट्स नॉट ओनली मॉन्यूमेंट्स, शहादत का जो कॉन्सेप्ट है उसको अटैक किया गया था। और ISPR ने बड़ा क्लियरली आई थिंक उसको बगावत का नाम दिया है, विच इज़ आई थिंक वेरी वेरी सीरियस, और इसी पैराए में इन चीज़ों को लेना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ख़ास तौर पर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इस तरह के सफाकाना अटैक्स को जिन्होंने प्लान किया उनके लिए कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है? आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। अगर आप देखें इसमें पहले भी एक दो आई थिंक चैनल्स पे ये बात हुई कि द नैरेटिव वाज बिल्ट ओवर पीरियड ऑफ लेट्स से 1 year, और इसको मैं हाइम्स ऑफ हेट बोलते हैं, इस पे लिखा भी है, हम लोगों ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा था कि आप बिल्डअप करते हैं एक नैरेटिव एंड देन बेसिकली अगेंस्ट एन इंस्टीट्यूशन, रैंक एंड फाइल, और फिर इसको कन्वर्ट करते हैं जो इंफॉर्मेशन डोमेन में आपके पास एक टूल जी टू फिजिकल वायलेंस और इनटू अ म्यूटनी। इसकी मिसालें नजर आएंगी। और ये एक और चीज़ है कि लॉज में जो है कोई अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। अगर आपका टाइम मैं बताऊंगा कि रीजन में विद इन तरीके से डील करते हैं, अमेरिका ने कैसे डील किया है, रशिया ने भी एक म्यूटनी को फेस किया है, एंड हाउ डेंजरस इट इज फॉर द स्टेट अगर इन फाइटिंग खाना खासा होती है। तो जो प्लानर्स थे, एबेटर्स थे, साफ ज़ाहिर है इट डिडंट अपीयर इम्प्रॉम्प्टू कि सडनली लोग निकले 9th May को, जी अरेस्ट होते रहते हैं पॉलिटिशियन जो है, ये कोई पहली दफा नहीं है, लेकिन द वे टारगेट्स वर सिलेक्टेड और सिंक्रोनाइज्ड था। आप देख, फिर इसके अंदर एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हुआ पूरा बाहर से अंदर से, इसमें लोगों को इस्ताल दिलाया जा रहा था। इवन देयर वाज एन एफर्ट कि मिलिट्री की चेन ऑफ कमांड को सबवर्ट किया जाए। तो आई थिंक ये सारी चीजें देखने की हैं, एंड देन देयर इज अ फॉरेन लिंकेज डेफिनेटली, इस पे मजीद हम बात कर सकते हैं। वेरी राइट। अच्छा, ये जो आप एग्जांपल्स और लॉज की बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर बाद इस पे स्पेसिफिक सवाल करूँ और उसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। डॉक्टर खाकान नजीब साहब के पास जाने से पहले मैं शुएब शाहीन साहब आपसे ये बताइएगा कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमारी सिविल कोर्ट्स के अंदर
15-15, 18 केसेस चलते रहते हैं, फैसला नहीं आता। फौजदारी केसेस हों, नॉर्मल केसेस हों या हाई प्रोफाइल केसेस हों, उनके अंदर चीज़ें इसी तरह से अक्कर होती हैं और ये हमारे जुडिशल सिस्टम का बहुत बड़ा फ्लॉ है। आप इससे एग्री करेंगे। इसके बावजूद जो प्रेशर थी, हाउ डू यू सी द प्रेशर? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर ये सब बुनियाद बना दिया जाए, वगैरह साहब जो फरमा रहे थे या जो आप कह रहे हैं कि हमारा जो नॉर्मल जस्टिस सिस्टम है वो डिले करता है, तो अगर नॉर्मल जस्टिस सिस्टम आपका डिले करता है तो फिर पूरी की पूरा सारा जस्टिस सिस्टम जो है हम फ़ौज को दे दें, फ़ौज वाला काम किसी और को, हम अदलिया को दे दें, फिर हमारा वाला जो काम है हम डॉक्टरों को दे दें। ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। माशाल्लाह हमारे मुल्क में आधे से ज़्यादा टाइम हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट मुक़्तदर रही है, इक़्तदार में रही है, या हमारे सिविलियंस रहे हैं। इस जस्टिस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। उसका ये तरीक़ाकार नहीं है कि अगर किसी एक साइड पे कि जनाब जस्टिस सिस्टम डिले हो रहा है तो हम डॉक्टर्स को बिठा दें, उसको कहें जी आज के बाद तुम जो है इलाज करना, फैसला करना शुरू कर दो और मैं बतौर वकील जा कर के इलाज करना शुरू कर दूँ। ये नहीं हो सकता। एक अदालत का एक तरीक़ाकार है। ये ठीक है, आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स बनती हैं और वो उनके अपने जो ऑफिशल्स हैं उनके खातिर बनती हैं। जहाँ तक ये 1952 के बाद 66 में ये अमेंडमेंट आई थी, वो बहुत लिमिटेड हद तक वो होती है, वो एक्सेप्शंस में आती है। 73 में आपका आइन बना और आइन ने बुनियादी हुकूक मुतय्यन कर दिए हैं और उसके बाद आपका 18th अमेंडमेंट के ज़रिए 2010 में एक आर्टिकल 10A आया जो ये कहता है फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। किसी को भी सज़ा, ये अनकंडीशनल फेयर ट्रायल की तो बात कर रहे हैं ना। फेयर ट्रायल इस तरह नहीं, उनका ट्रायल होगा तो उनके पास राइट है अपील का। पहली बात तो ये है कि राइट टू अपील नहीं होता वहाँ। मैं आपको गुजारिश कर दूँ, इसको एक्सप्लेन कर। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना? नहीं तो कहा गया नहीं है ऐसा, उनके कह देने से तो नहीं हो जाता ना। इसकी राइट ऑफ अपील होती है ओनली टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसके बाद उसकी रिट पिटीशन हो सकती है ओनली ऑन 2 ग्राउंड्स कि वो जो फैसला कर रहे थे वो कर्नल साहब और मेजर साहब, उनको अख्तियार ही नहीं था करने का, जिसको कहते हैं आर्डर कोरम नॉन जुडिस विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, और दूसरा बदनीयती पे मबनी वो मुकदमा था। इन 2 चीज़ों के अलावा तो आप किसी चीज़ पे जा ही नहीं सकते। तो इसलिए वो रिट पिटीशन होती है, दैट इज़ नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ अपील। हाँ, सिर्फ कलबोशन के लिए वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कहने पे अगर फॉरनर अगर कोई इन्वॉल्व है जिसका मिलिट्री ट्रायल हुआ है तो उसकी हद तक अपील का राइट है टू द हाई कोर्ट। वहाँ भी ये बात हुई थी कि जी रिट पिटीशन में जा सकते हैं, वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। तो फिर उसके लिए स्पेशल लेजिस्लेशन हुई है और इसलिए जब रिट में फैसला आएगा वही चैलेंज होगा बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि जनाब ये लिमिटेड स्कोप, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ दीज लिमिटेड स्कोप की हद तक जा सकते हैं। रूटीन में वो अपील नहीं होती, उस रिट को अपील का नाम नहीं दिया जा सकता। स्पेसिफिक कोर्ट्स के मामले के ऊपर आप एज ए पिटिशनर और दरख्वास्त गुजार इत्ज़ा एहसन साहब लतीफ़ खोसा के साथ आज भी अपीयर हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, देखिए वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई है? देखें, वो तो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं आज की। कोई उबूरी फैसला आ सकता है जल्दी? देखिए, कल तक या तो प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी, फैसला आ जाएगा, फाइनल शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा, या अगर ना हुआ तो ज़ाहिर है पूरी फैसला आ सकता है। आज भी कोर्ट ने ये कहा है कि आप मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं करेंगे टिल देन के जब तक फैसला। जी, रिमार्क्स में बोला है। तो मेरा ख्याल है, देखें, पहली बात तो ये है कि आप एक सिविलियंस को कुछ बुनियादी हुकूक हैं और जो बुनियादी हक है सबसे बड़ा कि जज होना चाहिए जो आपका केस सुन रहा है। ही कैन नॉट बी एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट ए जज। ये आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि जुडिशरी शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जेक्टिव। आप एग्जेक्टिव को जुडिशरी की पावर्स दे देंगे, ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है। फिर आपको अंडर आर्टिकल 10A की वायलेशन है, वो जो आपको अनकंडीशनल आपको एक हक देता है आइन, उसकी खिलाफ वर्जी में आप इस तरह की प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। फिर आप देखें, पिछले 1.5 महीने से इनकी कस्टडी में है, ये नहीं पता कहाँ है। एक वकील का बेटा है जो पटिशनर भी यहाँ है, एक बंदे की बात कर रहा हूँ, उसको नहीं पता वो कहाँ है। उसका बाप जो वकील है वो अपने बेटे को नहीं मिल सकता, किसी को नहीं पता कि कौन कहाँ है। तो बात यह है कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो है वो बुनियादी हक है। वो आप कैसे किसी सिविलियन को उठा के देखें, हम उसको जस्टिफाई नहीं करते, जिसने जुर्म किया उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उस सज़ा को आप अगर कैमोफ्लैज करके दे देंगे इस तरीके से कि अगर आप सही काम भी कर रहे होंगे उसके ऊपर इतना एतराज़ आएगा कि वो आपको तारीख़ कभी भूलेगी नहीं। आज देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, आज भी उसको जुडिशल मर्डर कहा जाता है, तारीख़ ने माफ़ नहीं किया। आज आप देखें स्पेन में इतना बड़ा जलसा हो रहा है चेयरमैन PTI के हक़ में, तो आज आप आज़ादी है, सहाफ़त आपकी आज़ादी है,
तो आप नाम नहीं ले सकते, आपके ऊपर पाबंदी है और आर्डर कोई भी नहीं है, ना पैमरा ने किया ना किसी ने किया, आप उसकी तस्वीरें नहीं चला सकते। इससे अफरा तफरी फैलती है, इस पर डेस्परेशन फैलती है, इससे जो आम आदमी है जो एक आस और उम्मीद रखता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में वो जा सकता है। इस पर ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। मुझे बताएं, आज भी सवाल हुआ, एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बेशक वो इन्वॉल्व भी है, वो दूध का दूल्हा हो जाता है, ना अदालत जाने की ज़रूरत है, ना उसको वकील करने की ज़रूरत है, ना उसको गवाह लाने की ज़रूरत है। ना कि उसके पास राइट है, वो अपनी चॉइस के ऊपर जब चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, पार्टी छोड़ दे, उसके बाद राइट, पार्टी छोड़ दे, फिर दूध का दूल्हा हो जाए। वरना अदालत ये कहती है कि इसको छोड़ दें, अदालत बरी करती है, उसको अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया जाता है। अदालत बरी करती है, पुलिस को जेल के अंदर से उठा के ले जाती है। अदालत बरी करती है, उसको चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पेमाल करते हुए उसके घर में घुस जाते हैं। शीरी मिज़ारी की मिसाल सामने है, उसकी बेटी के साथ तशद्दुद हुआ, वो वकील भी है उसकी बेटी। कहने का मतलब है कि देखें, आप ऐसा परसेप्शन अगर आप डेवलप कर देंगे, माजी से हमें सबक सीखना चाहिए। आज हमारे मुल्क के मईशत का हालात बहुत बुरे हैं। हम वो मुल्क नहीं है आज से 10 साल पहले वाला, 5 साल पहले वाला, साल पहले वाला। आज आपके यहाँ अफरा तफरी है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन उरूज पे हैं और बाहर की दुनिया उसको देख रही है, बातें कर रही है, उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा। और कल देखें, बाइडन ने और मोदी ने वहाँ जो कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और आपके बारे में जो कहा है, तो आपको इन चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे बैठने की ज़रूरत है। लेकिन वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के नाम के ऊपर पॉलिटिक्स भी तो नहीं होनी चाहिए ना सर। यही तो हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स के नाम पे। मैं आपको बता रहा था, मईशत की आप बात कर रहे थे ना। नहीं, मईशत की मैं बात करता हूँ। डॉक्टर खाकान नजीब साहब इंतजार कर रहे हैं, उनसे एक चीज़ देखें, आपके और हमारा मसला है, उसके ऊपर मैं बात करनी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी तवक्कुफ किया, एक कलेक्टिव किस्म की डिस्कशन है। तो ये जो टैक्सेस की भरमार हो गई है, 215 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस, उससे ज़्यादा इफेक्ट हम जैसा जो अपर मिडिल क्लास तबका है, ज़ाहिर इलाकों में सैलरीज लेते हैं, वो उन्होंने तो पहले कटवा देने हैं पैसे एनुअल इनकम के ऊपर, और फिर मज़ीद फिक्स टैक्स भी आयद कर दिया गया है। क्या ये जस्टिफाइड है? ऐसा ठीक नहीं था कि एलीट क्लास को पहले टारगेट किया जाता, बजाय इसके कि तनख्वाहदार तबके को किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, एक बात तो क्लियर रखें कि इस वक्त जो भी फ्लरी ऑफ एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं, फिजिकल जिस टैक्सेस का आपने जिक्र किया, 85 अरब रुपए के एक्सपेंडिचर्स कट हुए, अभी थोड़ी देर पहले 22% हमने अपना मॉनेटरी जो पॉलिसी रेट है उसको बढ़ाया। ये सब इसलिए हो रहा है कि आपको IMF का जो प्रोग्राम है उसको नेल करना है। अगर आप IMF का प्रोग्राम नेल नहीं करते तो आपकी जो इस वक्त मैक्रो स्टेबिलिटी है, जो आपके 4 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, जो आपकी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, जो आपके अगले आने वाले 6 महीने के 6 अरब डॉलर की ज़रूरत है, ये सब कुछ नहीं हो सकता अगर आप IMF को जो है इस वक्त ऑन बोर्ड नहीं लाते। सो ये सब उसकी एक कड़ी है। ये जो 215 के टैक्सेस हैं, देखें टैक्सेस पे तो आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि जो इस वक्त नेट में है हम उसी से चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकें। मैं तो इस पे भी हैरान हूँ कि किसी ने शायद देखा नहीं वो डॉक्यूमेंट। जो 5 लाख कमा रहा है, लेट्स से यू आर अर्निंग 5 लाख रुपीज़, तो आप पे जो टैक्स हमने बढ़ाया है इनकम पे वो 9% है। अगर मैं 12 लाख कमा रहा हूँ तो उस पर जो बढ़ा है वो 6% है। सो इसको हमने शायद गौर से देखा भी नहीं। बट इस वक्त रियली जमील दी ओनली गेम इन टाउन इज़ कि IMF हमें MEFP भेज दे, डॉक्यूमेंट भेज दे, हम वो कर लें। 3 नवंबर से आज मैं आपको 25 जून हो गई है, ये रिजर्व्स कहाँ पे खड़े थे, कहाँ पे आ गए हैं। हमें अपनी पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से आप कहेंगे कि सुकड़ गई है, बिकॉज हम चला नहीं पा रहे, डॉलर का इन्फ्लोज है नहीं। $9 बिलियन जिनीवा में प्लेज हुए, पैसे नहीं आए। वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट लोन है, प्रोग्राम लोन्स हैं, वो सब डिले हैं। सो और सबसे बढ़ के जो आपके दोस्त हैं जिनसे आप पैसे मांगना चाहते हैं, उन्होंने भी आपको कहा है अपना घर ठीक कीजिए और IMF के साथ ताउन कीजिए। इससे बढ़ के देयर इज नथिंग एल्स टुडे दैट। बट अब आपको आने वाले वक्तों में यार रियली सोचना है, जो सब इस वक्त लोग बैठे हैं उनको ये सोचना है कि मुल्क खड़ा कहाँ पे है। मुल्क वहाँ पे खड़ा है जहाँ पे ये जो बजट है ना, इस पे मतलब एवरीवन, ये मैं फिगर इसलिए बहुत बार बोलता हूँ, 7,300 अरब का हमने इंटरेस्ट देना है इस बजट से फेडरल गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये इंटरेस्ट देने के लिए 350 अरब रुपए आप बोरो करेंगे तो ये इंटरेस्ट देंगे। डिफेंस, डेवलपमेंट, सब्सिडीज, ग्रांट्स, पेंशन एंड रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज ऑन बोरोड मनी।
दिस इज द सिविरिटी ऑफ द चैलेंज जहाँ पे खड़े हुए हैं। मतलब पीछे ना देखिए, अब आगे देखिए ना। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट ठीक हो रही है। टैक्सेस की हमने बात करी। टैक्सेस का हम कहते हैं जी, हम जाते हैं IMF से पैसे मांगते हैं, हम भीख मांगते हैं, ये वो। 2200 अरब की टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, आपने अपने इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हैं। आपको IMF ने मना किया, जाइए ठीक कर लीजिए। हम ना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाना चाहते हैं, ना हम रिटेल और होलसेल पे टैक्स लगाना चाहते हैं। आपको लगता है कि लगाना चाहिए डॉक्टर साहब एग्रीकल्चर हर सूरत में? लेट मी गिव यू अ फिगर। इसीलिए मैं जब भी गुफ्तगू करता हूँ, आई वांट टू मेक इट फैक्चुअल। पाकिस्तान में इस साल 7200 अरब रुपया कलेक्ट होगा। जमील साहब ये फिगर नोट कर लीजिए। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 3 अरब रुपया कलेक्ट होगा। अब आप मुझे बता दीजिए कि 20% ऑफ द टोटल हुजम ऑफ द इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर, वो 3 अरब का आपको इनकम टैक्स देगी। आपको रियली सोचना है कि 22 अरब की मरात, 3 अरब की एग्री इनकम टैक्स की कलेक्शन। ठीक। डॉक्टर साहब आपका जो इंटरनेट है वो फ्रीज हुआ है। मेरे ख्याल से खाकान नजीब साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। नाज़रीन, ओवरऑल डिस्कशन का जो क्रक्स है वो ये है कि पब्लिक के ऊपर आप चाहे जितना भी बोझ डालते जाएं टैक्सेस का, उससे हालात उनकी ज़िंदगी के तो मज़ीद ख़राब होंगे, लेकिन टैक्सेस की कलेक्शन के बगैर आपका मुल्क सही समत में भी नहीं चल सकता। तो उसको चलाने के लिए आखिर किसी ना किसी के ऊपर तो बोझ डालना है। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में मुहाजिरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।